किसी रिएक्शंस में मोर देन 1 TS बन रही हो, जैसे कि ये एग्जांपल देखिए। अच्छा, पहले हम एक सिंपल एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे ये मैंने ब्रोमीन ऐड कर दिया, ठीक है, और ये एक्वस AgNO3 इसके अंदर डाल दिया। जो यहाँ जो AgNO3 है, ये जो AgNO3 है वो, ठीक है, कैटालिस्ट है। AgNO3 जो होता है वो यहाँ SN1 रिएक्शंस में कैटालिस्ट के लिए यूज होता है ना, कैटालिस्ट फॉर SN1। तो इसमें न्यूक्लियोफाइल जो है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कौन करेगा? H2O, ठीक है ना, एक्वस फॉर्म में है तो इसमें H2O रहेगा। H2O यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव जो है वो करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पहले एक इंटरमीडिएट TS बनेगी इस टाइप से, सॉरी, पहले एक इंटरमीडिएट जो कार्बोकेटाइन है वो फॉर्म होगा, और इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ तो ये कैसे हुआ होगा? वास्तव में यहाँ क्या हुआ है कि पहले ये बॉन्ड जो है ये ब्रेक होना स्टार्ट हो गया, यहां से ये यहां से ब्रेक होना स्टार्ट हो गया, तो ये एक TS बनी है, ये एक TS बनी है। इस TS के बाद में इंटरमीडिएट जो कार्बोकेटाइन है उसकी फॉर्म हुई है, कार्बोकेटाइन जो है उसकी फॉर्मेशन हुई है। अब ये इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बन गया, ठीक है। रीअरेंजमेंट की अभी यहां इसके अंदर कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही, क्योंकि ये 3 डिग्री है, बढ़िया स्टेबल है, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में H2 आता है, क्यों? जो कि एज ए न्यूक्लियोफाइल आता है, ठीक है। तो H2 आने के बाद में तब H2 यहां अटैक करता है, तब कुछ इस टाइप के प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होता है, ठीक है। अच्छा, इसकी मिरर इमेज बनती है। ये हमने यहाँ पर जो है डैश वेज वगैरह यूज नहीं किया, बट अभी मैंने आपको बताया था कि इसकी मिरर इमेज बनती है। क्यों? अगर हम चाहें तो इसको इस टाइप से ऐसे बना सकते हैं। ये मैंने CH3 बना दिया, यहाँ पर मैंने ये CH3 बना दिया, ठीक है। ठीक वैसा ही एक और इसकी मिरर इमेज बन जाएगी इस टाइप से। ये इसकी जो है मिरर इमेज बन गई। रेशमिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड, ये रेशमिक मिक्सचर बन गया। अच्छा, अब यहां भी क्या एक TS बनी है? बिल्कुल बनी है, यहां भी एक TS बनी है। तो इस टाइप से हम TS देख सकते हैं, और इजीली जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो देख सकते हैं। अब देखिए, किसी कंपाउंड में क्या होता है, मोर देन 1 इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो रही हो, मोर देन 1 इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती हो। जैसे कि ये कंपाउंड मैं यहां पर यूज कर रहा हूं, ये मैंने ले लिया CH3, यहां भी CH3, यहां CH2, यहां Br, ठीक है। और यहां क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, मान लीजिए मैं यहां पर एक्वस AgNO3 यूज करता हूं, ठीक है, या मान लीजिए मैं यहां पर H2O यूज कर लूं, ठीक है। जो भी हो, हम कोई एक न्यूक्लियोफाइल जो है वो यूज कर लेते हैं, यहां पर कोई एक वीक न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहां पर यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो AgNO3 ही ले लेते हैं, ये AgNO3 मैंने ले लिया एक्वस फॉर्म में, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा, यहां पर पहले ये होगा कि ये ब्रेक होकर के यहां पर जो है इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन जो है उसकी फॉर्म होगी पहले। तो ये क्या बन गया यहां पर CH3, ये CH3, ये भी CH3, और ये CH2, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है।
यहां एक टीएस बन चुकी है, यहां एक टीएस बन चुकी है। जैसे मैंने यहां पर बनाई थी बॉन्ड को ब्रेक होते हुए, वैसे हम यहां पर एक टीएस बना देंगे। यहां टीएस 1 बन चुकी, ये देखिए, ठीक है। फिर क्या होगा, क्या ये स्टेबल है? नहीं है। क्या यहां से मिथाइल शिफ्ट होकर के ये और भी ज़्यादा स्टेबल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यदि मिथाइल शिफ्ट यहां से हो जाए तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। और हमने शिफ्टिंग अच्छे से स्टडी की है, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, या फिर जो फिनाइल शिफ्ट वगैरह है ना, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन हमने पिछली क्लासों के अंदर अच्छे से स्टडी की है। तो यहाँ पर जो है 1 to मिथाइल शिफ्ट हो गया, ठीक है। 1 to मिथाइल शिफ्ट हो गया, तब यहाँ पर जो कार्बोकेटायन बना वो कुछ इस टाइप का बना। क्यों? ये CH2, ये CH3, और अब यहाँ पर पॉजिटिव जो चार्ज है वो आ गया। क्या यहाँ भी एक TS बन जाएगी? बिल्कुल बनेगी। मिथाइल शिफ्टिंग की जो है वो एक TS यहाँ पर बन जाएगी। किस टाइप से बनेगी? ये CH3C, ये CH3 और ये CH2, और ये CH3 जो है ये इधर से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है, और इधर न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये भी एक TS बन गई यहाँ पर, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ TS2, ये होगी TS2। अब क्या होगा, अब यहां पर न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा। ये अटैक कर लिया, ठीक है। अब अटैक करने के बाद में क्या होगा, यहां पर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, इस टाइप से बन गया, ठीक है। ये OH2 और ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या यहां से क्या होगा, यहां से क्या होगा, मैं दोनों हाइड्रोजन थोड़ा इस टाइप से करके बना देता हूं। ये हाइड्रोजन और ये पॉजिटिव चार्ज, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे और एक H+ बाहर निकल जाएगा। तो इस टाइप से जो है वो प्रोडक्ट बन जाएगा। CH3, ये CH3, ये OH, CH2 और ये CH3, इस टाइप से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्या यहाँ भी एक TS बनेगी? बिल्कुल बनेगी। यहाँ से यहाँ के बीच में एक TS बनेगी, ठीक है, और यहाँ से यहाँ के बीच में एक TS बनेगी। तो ये हो गई हमारी TS3 और ये होगी TS4, ठीक है। इस टाइप से ज़्यादा TS अगर बन रही हो, 1 TS, 2 TS, 3 TS, 4 TS, इस हिसाब से अगर TS बन रही हो, तब इनका ग्राफ जो है वो किस टाइप से बनेगा। तो इसका ग्राफ हम लोग इजीली बना सकते हैं। देखिए, ये मैंने पोटेंशियल एनर्जी ले ली यहां पर, PE, ठीक है, और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो इसका ग्राफ किस टाइप से बनेगा, ये 1 पीक, भाई जितनी TS है उतनी पीक आएंगे। ये 1, ये 2, ये 3। क्या इंटरमीडिएट यहां पर देखिए कि 2 बन रहे हैं क्या? हम एक बार इस TS को स्टेप कर देते हैं, क्योंकि यहां से केवल H+ निकल रहा है। देखिए, ये इंटरमीडिएट, ये भी इंटरमीडिएट, ये भी इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन ही है। तो 2 इंटरमीडिएट और TS कितनी बनी? 1, 2 एंड 3। तो ये 1, 2 एंड 3, ये तो होगी TS, और ये इंटरमीडिएट हो गए यहां पर, ये इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन और ये इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, ठीक है। ये इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन जो है वो हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया। ये TS1 हो गई, TS2 हो गई और ये TS3 हो गई, ठीक है ना। अच्छा, ये ध्यान रखना आपको, इसकी ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा देनी है, इसकी हाइट ज़्यादा, इस पीक की हाइट थोड़ी ज़्यादा देनी है, इसकी थोड़ी कम कर देनी है। अगर यहाँ आपको ज़्यादा लग रही हो तो आप इसको कम बना दें थोड़ा, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि अगर हाइट एकदम से इक्वल हुई तो रिएक्शंस बैकवर्ड में भी जाती है साथ साथ में, ठीक है। तो हाइट थोड़ी थोड़ी आपको क्या करते जानी है, कम करते हुए जानी है ऐसे, ठीक है। तो ये दोनों इंटरमीडिएट जो कि स्टेबल होते हैं, इसलिए यहाँ पर पीक क्या आ गई, डाउन आ गई, ठीक है। यहाँ पर हाई आ रही क्योंकि
जो ट्रांजिशन स्टेट है उसकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, वहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। अब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन, तो प्रोडक्ट बना दो, जो प्रोडक्ट है वो यहाँ इससे डाउन आपको बनाना है ऐसे, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, ये मान लीजिए हमने यहाँ पर जो भी सब्सटेंट, यहाँ पर जो भी हम लोगों ने रिएक्टेंट यूज किया था वो हो गया रिएक्टेंट। यहाँ क्या हो गया, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। इस टाइप से अगर मोर देन वन स्टेप हो रही हो तो उसका ग्राफ इस टाइप से ड्रॉ ऑलरेडी किया जा सकता है, ठीक है। हम एक सिंपल सा एग्जांपल जो है इसका और ले लेते हैं कि अगर ज़्यादा स्टेप में कोई रिएक्शंस हो रही हो, इस बार हम लोग जो है कोई टीएस वगैरह यूज नहीं करने वाले। मान लीजिए कोई सिंपल टाइप से अगर इस टाइप से यदि रिएक्शंस हो रही हो, ठीक है, ये ब्रोमाइड आ गया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने यूज कर लिया H2O, साथ में मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एसीटोन। अब जनरली दिमाग में ये क्वेश्चन उठेगा कि सर एसीटोन तो पीए सॉल्वेंट है, एसीटोन तो पीए सॉल्वेंट है, जबकि हमने फर्स्ट में बात की थी कि SN1 रिएक्शन जो है उसके अंदर हम पीपी सॉल्वेंट यूज करेंगे। तो बेटा यहाँ पर सॉल्वेंट, यहाँ पर एज ए सॉल्वेंट H2O ही यूज हो रहा है, पीपी सॉल्वेंट है ये। यहाँ सॉल्वेंट और न्यूक्लियोफाइल दोनों का काम यही कर रहा है, पीपी सॉल्वेंट H2O है, तो फिर एसीटोन क्यों लिया। जब भी हम रिएक्शंस में SN1 रिएक्शन में जब भी H2O का यूज करते हैं तब थोड़ी सी क्वांटिटी में हम लोग एसीटोन यूज करा करते हैं, और वो जो है वो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये जो RX होता है, ये जो हैलाइड होता है, ये इसमें H2O में डिजोल्व नहीं होता, RX जो होता है वो H2O में डिजोल्व नहीं होता, इसलिए थोड़ी सी क्वांटिटी में यदि एसीटोन ले लिया जाए तो ये एसीटोन में इजीली डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। तो इसको डिजोल्व करने के लिए एसीटोन जो है वो थोड़ा सा यूज करते हैं ताकि ये इसमें आराम से यूज हो। तो यहां पर प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा, यहां पर प्रोडक्ट इस टाइप से बनेगा, ये यहां पर लग गया OH। अब क्या हुआ, यहां पर ये प्रोडक्ट कैसे बन गया, तो हमने रिंग कॉन्ट्रैक्शन के बारे में अच्छे से पढ़ा है। वास्तव में क्या होता है, इस यहां से पहले क्या बनेगा, एक कार्बोकेटायन बनेगा, यहां से पहले तो एक कार्बोकेटायन बन जाएगा इस टाइप से, और रिंग के ऊपर देखिए कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। रिंग के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आ गया तब क्या होगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, डायरेक्टली इधर शिफ्ट हो जाएंगे, और शिफ्ट होकर के क्या बनाएगा, ये सीपीएम कार्बोकेटायन बनेगा, ये सीपीएम कार्बोकेटायन बनाएगा। इसके बाद में क्या होगा, इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यानी कि H2 अटैक करेगा, और जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। दैट्स क्लियर। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसकी रेट को अफेक्ट डालते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट आएगा हमारा डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड। हम फिलहाल जो SN1 रिएक्शंस हैं वो इसकी एल्किल हैलाइड की ले रहे हैं पहले, बाद में हम अल्कोहल वगैरह की भी करेंगे। तो फर्स्ट इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं डिग्री ऑफ RX, या हम यूं कह सकते हैं नेचर ऑफ RX, नेचर ऑफ RX। और सेकंड फैक्टर आएगा हमारा नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। उसके बाद में थर्ड आ जाएगा अपना नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। फोर्थ फैक्टर आएगा नेचर ऑफ, या हाँ चलो ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। फोर फैक्टर हमारे को अच्छे से जो है माइंड में रखने हैं। अब देखिए ये क्या होता है, डिग्री ऑफ RX। तो जो कार्बन जितना ज़्यादा क्राउडेड होगा उतना स्टेबल होगा। देखिए एक ये है, ठीक है, और चलिए मैं यहाँ पर कुछ ये लगा देता हूँ, ठीक है ना,
यहाँ पर मैंने कोई जैसे कि क्लोरीन लगा दिया, एक ये है, ठीक है, और एक ये है। तो यहां पर जो है कि कौन सा इसमें जो कौन सा कंपाउंड जो सबसे फास्ट रिएक्शन देगा, तो देखिए ये 3 डिग्री है। अगर इनकी कार्बोकेटाइन बनाए जाए, हमें पता है कि SN1 में कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। तो अगर इनके कार्बोकेटाइन बनाए जाए, यानी कि इनसे यदि क्लोरीन को बाहर निकाला जाए, तो ये कार्बोकेटाइन कौन सा बना, यहाँ पर देखिए 3 डिग्री बनेगा, ठीक है। ये कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा, यहाँ पर देखिए 2 डिग्री बनेगा, और ये कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा, 1 डिग्री बनेगा। तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। 9 अल्फा हाइपर कंजुगेशन हाइड्रोजन है इसके पास, 9 अल्फा हाइड्रोजन है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है, साथ ही साथ इसके ऊपर जो है वो 3+I ग्रुप का इफेक्ट भी इसके ऊपर लग रहा है। यहाँ पर देखिए 2+I ग्रुप हैं, और साथ ही साथ इसके ऊपर 6 अल्फा होते हैं। यहाँ पर तो आपको डायरेक्टली दिख ही रहा है केवल 3 अल्फा है। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाता है, इसलिए सबसे फास्ट रिएक्शन देगा। स्टेबल कार्बोकेटाइन है, कहीं अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा है तो रिएक्शन फास्ट होगी, है ना। कार्बोकेटाइन यदि स्टेबल बन रहा है तो रिएक्शन जो है वो उतनी ही ज़्यादा फास्ट होगी। कार्बोकेटाइन जितना अनस्टेबल बन रहा है रिएक्शन उतनी ही मतलब क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो सबसे फास्ट रिएक्शन ये होगी, इसके बाद में ये और इसके बाद में ये। यानी हम कह सकते हैं कि सबसे फास्ट किसकी हो जाएगी, 3 डिग्री की, इसके बाद में 2 डिग्री, इसके बाद में 1 डिग्री, और सबसे लास्ट में मेथाइल, ठीक है। तो मेथाइल तो क्या है कि SN1 देता ही नहीं, नो SN1, मिथाइल SN1 नहीं देगा। बचे ये 3, तो 3 में भी मोस्टली देखो ये 3 डिग्री सबसे अच्छे होते हैं। 2 डिग्री SN1 SN2 भी दे सकते हैं, 1 डिग्री के SN2 के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट ये SN1 कहाँ देंगे, जहाँ कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा हो, जहाँ कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा हो। जैसे कि ये देखिए CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl, ये कंपाउंड देखिए। यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही क्लोरीन बाहर निकलेगा, जैसे ही क्लोरीन बाहर निकलता है तो इस टाइप का कार्बोकेटाइन बनेगा, और जब इस टाइप का कार्बोकेटाइन बनेगा तो इसके अंदर रेजोनेंस पॉसिबल है, और रेजोनेंस यदि इसके अंदर पॉसिबल है तब क्या होगा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो ये SN1 दे देगा, ठीक है। इस टाइप के कंपाउंड दे देते हैं SN1, ठीक है। चलिए साथ ही साथ हम कुछ ऐसे फैक्टर की बात करते हैं जहां SN1 नहीं देने की संभावना होती है। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, यहां आपको पता है कि क्लोरीन पर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। यहां देखिए पाई सिग्मा पाई, यहां पर देखिए पाई सिग्मा लोन पेयर, तो लोन पेयर है तो इसके अंदर ये कॉन्जुगेटिव सिस्टम बन रहा है। यानी हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है। पार्शियल डबल बॉन्ड जो करेक्टर आ रहा है उसकी वजह से ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन जाता है, जल्दी से ब्रेक नहीं होता, ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है इसके लिए, ठीक है। अगर ये हट गया तो ये हाईली अनस्टेबल होता है। यहाँ पाई बॉन्ड के पड़ोस में पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो ये जनरली जो है कार्बोकेटाइन ही फॉर्म नहीं होता इसमें। यदि कहीं ऐसा सिस्टम आ जाए, ये बेंजीन और इसके ऊपर अगर कोई हेलोजन वगैरह लगा हो, तो यहां भी देखिए यही लोन पेयर है, इस टाइप से एक रेजोनेंस सिस्टम बनता है। यानी पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर यहां भी आता है, यहां भी पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, तो ये भी SN1 नहीं देगा। कोई ब्रिज हेड कार्बन हो इस टाइप से, यहां पर मान लीजिए अगर कोई, यहां पर मैंने कोई हेलोजन लगा दिया, तो यहां से भी अगर हेलोजन हटाया जाए तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता। ब्रिज हेड कार्बन कभी भी sp2 नहीं होता, नो sp2, ये कभी भी sp2 नहीं बनता।
जबकि हमें पता है इंटरमीडिएट sp2 यानी कि प्लेनर यहां पर बनता है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है जो कि sp2 होता है, बट यहां पर ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर या तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर हो या फिर ऐसा कोई ब्रिज हेड हो जहां पर sp2 बनने की संभावना नहीं हो, वो SN1 नहीं दिया करते। ठीक है, चलिए इसके अलावा यदि कहीं ब्रांचिंग लगी हुई हो, यदि कहीं पर अल्फा ब्रांचिंग बीटा ब्रांचिंग आ रही हो, देखिए इस टाइप का अगर कोई अरेंजमेंट हो, ये मैंने हेलोजन लगाया हुआ है, यहां पर मान लीजिए कि मैंने ये ब्रोमीन लगा दिया, ये एक कंपाउंड है, ये एक कंपाउंड है, ठीक है, और ये भी एक कंपाउंड है। अब आप देखिए कि यहां पर देखिए सारे 1 डिग्री हैं, बट ये अगर अल्फा है तो ये बीटा है, इसमें बीटा ब्रांचिंग ज्यादा है। यहां ये अल्फा है तो ये बीटा है, बीटा ब्रांचिंग केवल एक है और इसमें बीटा ब्रांचिंग नहीं है। बीटा ब्रांचिंग से क्या होता है, ये कार्बन नियर बाई है तो प्लस आई इफेक्ट जो है अच्छे से काम करता है। इसको प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा मिलने की वजह से ये ब्रोमीन हटने के बाद में जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो SN1 रिएक्शन जो है उसकी रेट ज़्यादा है। ठीक है, यानी यहाँ सबसे फास्ट इसकी होगी, इसके बाद में इसकी होगी और सबसे कम इसकी होगी। यानी हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जो है रेट के प्रोपोर्शनल होगा, रेट ऑफ रिएक्शंस के। ठीक है, तो ये फैक्टर आई होप कि अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सेकंड हम बात करते हैं किसकी, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल की। मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं उनको, फर्स्ट इसकी बात कर लेते हैं, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल आपको पता है कि जो वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो किसको फेवर करते हैं, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, SN1 को फेवर करते हैं। ठीक है ना, ठीक है, फेवर SN1। और स्ट्रॉन्ग किसको फेवर करते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो SN2 को फेवर करते हैं। वीक क्यों फेवर करते हैं SN1 को, क्योंकि आपको पता है इसमें पहले इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है। यदि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रहा तो वो जस्ट अटैक करके बॉन्डिंग जो है वो हाथों हाथ बनाएगा, मतलब तुरंत यदि अटैक करेगा तो इसका हटना और उसका बॉन्डिंग दोनों साथ में होंगे, यानी वो तो SN2 रिएक्शंस होगी। वीक न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा तो इसको ये आराम से हट जाएगा, उसके बाद में धीरे धीरे वो बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो ऑलरेडी करेगा। इसलिए वीक न्यूक्लियोफाइल जो है SN1 को फेवर करते हैं। चलिए इसके बाद में हमारा क्या था, लिविंग ग्रुप की बात थी, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, तो गुड लिविंग ग्रुप जो होते हैं वो फेवर करते हैं किसको, ठीक, SN1 को, और ये SN2 को भी फेवर करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि गुड लिविंग ग्रुप होगा तो ही बाहर निकलेगा ना। अरे भाई ऐसा ग्रुप होगा तब थोड़ी जल्दी से बाहर निकल जाएगा। लिविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा उतनी रिएक्शन अच्छी होगी, चाहे वो SN1 हो चाहे वो SN2 हो। ठीक है, फोर्थ हम बात करते हैं किसकी, रोल ऑफ सॉल्वेंट या फिर नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जो है वो आपको पता है कि पीए सॉल्वेंट जो होता है, सॉरी पीपी सॉल्वेंट, पीपी सॉल्वेंट जो होता है वो किसको फेवर करता है, SN1 को। ठीक है, SN1 को, जबकि पीए सॉल्वेंट किसको फेवर करेगा, SN2 को। क्यों करता है ये, वास्तव में देखिए क्या होता है कि जैसे ये कोई हैलाइड है, अगर इसमें मान लीजिए मैंने जैसे H2O डाल दिया जो कि पीपी सॉल्वेंट है, तो ये क्या करता है, इसको आयोनाइज में हेल्प करता है। देखिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनता है, आपको पता है H2O के दो पोल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पोल होते हैं। तो इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका नेगेटिव पोल इसको अट्रैक्ट करेगा, है ना, इस टाइप से इसको अट्रैक्ट करेगा ऐसे, और इसको आयोनाइज में हेल्प करता है ना, इसका हाइड्रेशन कर लेगा ऐसे।
इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है, इसके चार्ज को स्टेबल बनाता है, ठीक है। वैसे ही इधर से अगर X माइनस निकलता है तो इसी H2O का जो पॉजिटिव सिरा है, आपको पता है ना कि हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये क्या करता है, इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो ये इसको स्टेबलाइज करता है। यानी हम कह सकते हैं कि पीपी सॉल्वेंट जो है, जो पीपी सॉल्वेंट है, इट हेल्प इन आयोनाइजेशन। ये आयोनाइजेशन में क्या करता है, हमारी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है, ठीक है। उसके अलावा ये क्या बनाता है, स्टेबल बना देता है इनको, आयन को, ठीक है ना। ये आयन को स्टेबलाइज करता है, इट स्टेबलाइज आयन, ये आयन को स्टेबलाइज करता है, ठीक है। और एक सबसे खास बात जो है हमारी, वो क्या है कि जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी RX की, है ना, जो RX है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी SN उतनी फास्ट होगी। इसको नोट कर लेते हैं, चलो। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ RX लेस देन SN विल बी फास्ट। ये जितनी कम होगी SN रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी, ठीक है।